आपको google.colab टाइप करना है और फिर यहाँ पे लिखना है import files। ठीक है, ये क्या करेगा, फ्रॉम google.colab मतलब google.colabs में से हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है जिसका नाम है फाइल्स, और उसके बाद हमें क्या करना है, अपलोड करना है, अपलोडेड इक्वल्स टू फाइल्स डॉट अपलोड। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि google.colab में से फाइल्स नाम का एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, और उसके बाद उसमें एक मेथड होता है अपलोड। वो अपलोड मेथड को यूज़ करते हुए एक वेरिएबल जो कि अपलोडेड है उसमें हमें इसको स्टोर करना है। तो जैसे ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखते हैं एक इनवैलिड सिंटेक्स आया है, फ्रॉम google.colab import files। ठीक है, फ्रॉम google.colab import files ये एक ही लाइन में आएगा, और इसके बाद हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब कि अभी हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पे है और इट इज़ वेटिंग फॉर अपलोडिंग द फाइल। अब यहाँ पे आप देखते हैं कैंसिल अपलोड और दो ऑप्शन है ब्राउज। तो कैंसिल अपलोड तो कैंसिल कर देगा, और ब्राउज क्या करेगा, आपको ब्राउज करने के लिए, अपलोड करने के लिए फाइल बोलेगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे ब्राउज करूँगा एक विंडो पॉपअप हो जाएगा, और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मैं सीधे जाऊँगा डाउनलोड्स पर। तो जैसे मैं डाउनलोड ऑप्शन खोलूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक data.csv फाइल मिल रही है, आप देख सकते हैं इसको। इट इज़ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, CSV का जो फुल फॉर्म होता है। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये इसको अपलोड कर देगा, ये देखिए, और 100% डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं data.csv फाइल ओपन हो गई है, मतलब अपलोड हो गई है। तो अब इस नोट शीट, इस नोटबुक पर जो मैंने यहाँ पे खोली है, इसमें मैंने क्या करा है, जो फाइल है मेरी data.csv इसको अपलोड कर दिया है। फिर से मैं बता देता हूँ, google.colab में से इंपोर्ट फाइल्स करनी है। जैसे ही मैं अपलोडेड इक्वल्स टू फाइल डॉट अपलोड करूँगा एक विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ से मुझे ब्राउज करना है, ब्राउज करके मुझे उस फाइल को सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलर फाइल जिसको मुझे अपलोड करना है, और उसके बाद मैं कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% डन हो चुका है, सेविंग data.csv टू data.csv। तो मेरी अब फाइल जो है वो अब अपलोड हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इम्पोर्ट पांडास करना है। ठीक है, SPD। अब मैंने पांडास को इंपोर्ट कर लिया, पांडा लाइब्रेरी मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो नाउ लेट सपोज सबसे पहले मुझे क्या करना है कि एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होगा डेटा फ्रेम। ठीक है, जिसको मैं लिखूंगा df इक्वल्स टू pd डॉट रीड डॉट सॉरी अंडरस्कोर csv। तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, PD मतलब पांडास, पांडास के अंदर रीड डॉट CSV करके एक मेथड है जो कि CSV को रीड करने के लिए काम में आता है, और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स देख लीजिए कितने सारे हैं, फाइल पाथ है, फाइल पाथ डिलीमीटर्स, हेडर्स है, इंडेक्स है। ठीक है, ये सारे के सारे हैं, लेकिन अभी मैं ये सारे पैरामीटर्स काम में नहीं लूँगा, सिर्फ मैं फाइल पाथ काम में लूँगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेटा डॉट CSV। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे डेटा डॉट CSV लिखूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट df। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हियर वी कैन सी दैट दिस इज माय डेटा, जिसके अंदर ड्यूरेशन दिया हुआ है, पल्स दी हुई है, मैक्सिमम पल्स एंड कैलोरी। तो बेसिकली जो ये डेटा सेट है ये मेरा डेटा को देखिए, स्टूडेंट डेटा सेट को अपलोड करना ही नहीं, उसको एनालिसिस करना आना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं और 169 जो है इसके अंदर रोज़ हैं। तो कॉलम्स मेरे बेसिकली क्या होते हैं, इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, फीचर्स होते हैं अगर मैं बात करूँ, या प्रेडिक्टर्स होते हैं। और इसमें एक, इनमें से 3 को तो मैं इनपुट मानूंगा, किसी एक को मैं आउटपुट मानूंगा। ठीक है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि ड्यूरेशन पल्स और मैक्सिमम पल्स को अगर मैं इनपुट मांगूँ तो उसकी कैलोरी कितनी बर्न हुई होगी, इस तरह का कोई डेटा सेट हो सकता है।
ठीक है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा डेटा सेट नहीं दिख रहा है, अभी मेरे को सिर्फ ऊपर की 5 रो और नीचे की 5 रो दिख रही हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप खाली DF लिखते हैं तो ये क्या होगा, ऊपर के जो 5 रोज हैं जिसको हम हेडर बोलते हैं, ठीक है, वो दिखाएगा, और यहाँ पे नीचे के इसको बोलते हैं हम टेल बोलते हैं, ये दिखाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है, मतलब हेड और टेल क्या होते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन अभी मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं इस पूरे के पूरे डेटा को देखना चाहता हूँ, इस पूरे के पूरे डेटा सेट को देखना चाहता हूँ। तो इसको देखने का तरीका स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे DF लिखूंगा डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ठीक है। टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग में जैसे ही लिखूंगा तो ये मेरे पास पूरा का पूरा डेटा सेट शो कर देगा। ये देखिए आप, सॉरी, ये एक मेथड है, नॉट अ कीवर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा जो डेटा सेट है वो शो हो जाएगा। ये देखिए 168 कॉलम्स हैं, और ये नीचे देखिए ये इसका ये पूरा का पूरा डेटा सेट आ गया आपका। ये बेसिकली यहाँ पे 2 विंडोज हैं, और ये देखिए आप 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये पूरा का पूरा जो है नीचे 169 रो तक जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं डेटा को एनालिसिस कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, जैसे कि ये लिखा हुआ मिल रहा है NaN, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है NaN, ऐसे कई जगह आपको ऐसे NaN मिल रहा है। दिस इज नोन एज नॉट अ नंबर, ठीक है। तो यही चीज़ हमें करनी है, इसको सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये जो डेटा है ये अभी क्लीन डेटा नहीं है, रॉ डेटा है मेरे पास। अभी मुझे जैसे मैं डेटा को एग्रीगेट करता हूँ, सबसे पहले डेटा एग्रीगेशन का मतलब ये है कि डेटा को डाउनलोड करूँगा और उसको अपलोड करूँगा अपनी नोटबुक में, फिर उसको देखूँगा मैं, और डेटा देखने के बाद, डेटा एनालिसिस करने के बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग होती है, या मैं इसे डेटा क्लीनिंग भी कहता हूँ। ठीक है, तो डेटा क्लीनिंग या डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर जो भी हमारी ये NaN वैल्यूज़ हैं, इनको हमें सही करना पड़ेगा, या तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको हटाना पड़ेगा। तो किस तरीके से होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं उसको क्लीनिंग करने के लिए, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दिया मैंने, तो यहाँ पे ये टू स्ट्रिंग करके एक मेथड होता है, टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग, जो कि आपको सारा का सारा डेटा दिखा देगी। फाइन। इसी तरीके से आप जेसन को भी देख सकते हैं, जेसन को देखने का तरीका आप खुद देखें किस तरीके से जेसन देखते हैं। सो इन दिस लैब सेशन आई विल बी ओनली फोकसिंग ऑन .csv फाइल। ठीक है, नाउ वी विल बी सीइंग द नेक्स्ट पार्ट which is known as analyzing the data frame. ठीक है, अब हम एनालाइज करेंगे डेटा फ्रेम को। तो सबसे पहले हम व्यू करेंगे डेटा फ्रेम को। तो व्यू करने का तरीका क्या है, df डॉट हेड। तो बेसिकली जो हेड होगा ये हमें एक सैंपल दिखाएगा पूरा डेटा का। तो हेड बेसिकली क्या दिखाता है, पहले 5 रोज दिखाएगा। ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है इसमें int इक्वल्स टू 5, तो उतनी सीरीज या फ्रेम दिखाएगा। तो सीरीज बेसिकली कहीं पे भी आपको सीरीज दिखेगा, दैट मीन्स के वो क्या होंगे, रोज होंगे। ठीक है, वो सॉरी कॉलम्स होंगे। तो जितने भी कॉलम्स होंगे वो 5 आपको दिखाएगा। वो किस तरीके से दिखाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं जैसे df डॉट हेड लिखूंगा तो मेरे पास ये 5 आ जाएंगे, 0 1 2 3 4। तो ये मेरे पास एक सैंपल आ गया डेटा सेट का। इसमें से मैं देख सकता हूँ कि ड्यूरेशन है, पल्स है, मैक्स पल्स है और कैलोरी है। तो पूरा का पूरा मुझे अभी डेटा नहीं देखना, मुझे अभी सिर्फ पहले 5 और आखिरी के 5 देखने। उसी तरीके से अगर मैं df डॉट टेल लिखता हूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से वो आखिरी के 5 दिखा देगा। देखिए आप 169 रोज थे, तो 64, 65, 166, 167 एंड 168, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए 168 पे एंड होगा। अगर मेरे को पहले 10 देखना है अगर, तो मैं पहले 10 आइटम भी देख सकता हूँ 10 लिख के। तो इससे मेरे को क्या पता चलेगा, पहले 10 जो सैंपल्स होंगे वो मुझे दिख जाएंगे। ये देखिए आप पहले 10 सैंपल मुझे यहाँ पे दिख गए। उसी तरीके से अगर मेरे को आखिरी के 10 देखने हैं तो आखिरी के 10 भी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आखिरी के 10 भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से हम चाहें तो 20 कॉलम्स, 20 रो, 20 सीरीज भी देख सकते हैं।
आखिरी की 20 सीरीज़ ये दिखा देगा मेरे को। तो इस तरीके से आपको सारा जो डेटा है वो इंटरप्रेटेट करने को मिल जाएगा, एनालाइज करने को मिल जाएगा, वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को हेड और टेल समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम हेड और टेल को यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस डेटा सेट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, यार ये डेटा सेट है किस चीज़ का। ठीक है, मुझे ड्यूरेशन दिख रहा है, पल्स दिख रही है, मैक्सिमम पल्स दिख रही है, कैलोरी दिख रही है, लेकिन इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है डेटा सेट की, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। उसका एक मेथड होता है विच इज़ नोन एज डेटा इन्फो। तो यहाँ पे मैं जैसे df.info टाइप करूँगा तो ये जो डेटा फ्रेम है इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को दे देगा। तो देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये pandas.core.frame.data फ्रेम है। ठीक है, इसकी रेंज है 169 एंट्रीज़ हैं इसके अंदर, और 0 से 160 तक है ये। और इसकी जो कॉलम्स हैं वो 4 हैं, और 4 कॉलम्स हैं इसके। ठीक है, जिसके जो कि 169 नॉन नल हैं, और जो इसका डेटा टाइप है वो 64 मतलब इंटीजर टाइप का है, लेकिन जो कैलोरीज़ हैं वो मेरी फ्लोट टाइप की है। तो बेसिकली मेरे यहाँ पे जो डेटा टाइप्स हैं फ्लोट तो 1 है और इंटीजर मेरा 3 है, और जो टोटल मेमोरी यूसेज है वो 5.4 KB है। तो बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन मेथड वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा फ्रेम। इस तरह का वो डेटा फ्रेम है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे LOC कमांड को भी यूज़ कर सकता हूँ, LOC मेथड को भी। अगर मैं यहाँ पे LOC लिखता हूँ और मान लीजिए मुझे 56 से 70 तक की चाहिए वैल्यूज़, तो देखते हैं। तो ये मेरे को 56 से 70 तक की वैल्यूज़ बता देगा। ये हम यहाँ पे मेरे को वैल्यूज़ देखने को मिल रही है। अब मेरे को मान लीजिए 80 तक देखना है। मैं बेसिकली आपको NOM दिखाना चाहता हूँ, अभी तक वो दिख नहीं है। ओके, नाउ आई शो यू फ्रॉम 70 to 120। तो देखिए, अब आप देख सकते हैं कि 118th वाली जो एंट्री है मेरी, यहाँ पे जो कैलोरी है वो NaN शो कर रही है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो 91 एंट्री है वो NaN शो कर रही है। तो मैं आपको और अच्छा से दिखा देता हूँ, ये 90 से लेते हैं। तो 90 से 120 पे मैंने ली है एंट्रीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई जगह जो कैलोरीज की एंट्री है वो NaN शो कर रही है। तो दिस इज़ नोन एज नॉट अ नंबर। तो यहाँ पे ना तो ये ज़ीरो है, ना यहाँ पे कोई नंबर है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ना कुछ जो मेरा डेटा है वो इम्प्योर है, मुझे उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ये मेरे को सही रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो होती है नल वैल्यूज़ होती हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई थी इन्फॉर्मेशन के अंदर। सो नल मेथड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मैनी नॉन नल वैल्यूज़ आर देयर। ठीक है, इन ईच कॉलम एंड इन आवर डेटा सेट इट सीम्स लाइक देयर आर 164 ऑफ 169 नॉन नल वैल्यूज़ इन कैलोरीज। तो अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कैलोरीज के अंदर जो नल वैल्यूज़ हैं वो 169 में से 164 नॉन नल हैं, और जो 5 जो एंट्रीज हैं वो नल हैं। मतलब 5 इस तरीके से NaN वो शो कर रहा है। ठीक है, तो इन्फो से हमें देखने को पता चल जाता है पहली इंस्टेंस में कि हमारे पास कितनी नल वैल्यूज़ हैं, कितनी नॉन नल वैल्यूज़ हैं। अच्छा डेटा सेट की यही पहचान होती है कि उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ नॉन नल हो, नल नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अगर वो NaN है तो फिर हमें प्रॉब्लम है, दैट मीन्स के डेटा इम्प्योर है, तो हमें उसको प्योर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज़ दैट क्लीनिंग द डेटा। तो अभी हम लोगों ने डेटा को एनालिसिस कर लिया, देख लिया कितने नल वैल्यूज़ हैं या एम्प्टी वैल्यूज़ कह लो आप उसको, और उससे हमें समझ में आ गया कि हमारे पास 5 जो हैं वो वैल्यूज़ नल हैं। अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, डेटा क्लीनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ डेटा क्लीनिंग। सो हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डेटा क्लीनिंग, किस तरीके से डेटा क्लीनिंग की जाती है।
तो बेसिकली पहले समझते हैं कि डेटा क्लीनिंग क्यों की जाएगी, मतलब कि डेटा क्लीन कब होगा, जब वो बैड डेटा होगा। तो बैड डेटा वो क्यों होगा, किस लिए होगा, तो उसके कई कारण होते हैं बैड डेटा होने के। तो बैड डेटा होता है एक तो एम्प्टी सेल, अगर सेल एम्प्टी है। दूसरा, डेटा कोई रॉन्ग फॉर्मेट में हो, डेटा इज इन रॉन्ग फॉर्मेट, मतलब स्ट्रिंग में आ गया हो, ठीक है, या फिर कोई रॉन्ग डेटा हो, डेटा ही रॉन्ग हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है। या फिर डुप्लीकेसी हो। डुप्लीकेट्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेट्स भी हमारे जो होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। हमारा जो प्रिडिक्शन होता है, जो हमारा मॉडल होता है, उसके जो आउटकम्स आते हैं, जो टारगेट वेरिएबल्स की वैल्यूज आती हैं, उसको इफेक्ट कर सकता है। तो डुप्लीकेसी भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करनी होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से वो चीज़ें जो होंगी वो रिमूव होंगी। अब अगर मान लीजिए एम्प्टी सेल्स हैं, तो एम्प्टी सेल्स में हमें क्या करना पड़ेगा, उन सेल्स को रिमूव ही करना पड़ेगा, क्योंकि किसी अगर मान लीजिए एक या दो रो में ही एम्प्टी सेल्स हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा मेरे आउटपुट पर। लेकिन अगर उनको मैंने रखा तो वो मेरे आउटपुट पे बहुत इफेक्ट करेगा। तो अगर एम्प्टी सेल्स हैं तो हम उनको सीधे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एम्प्टी सेट है तो उसको रिमूव करने का किस तरीके से है तरीका होता है, उसको होता है उसका एक कमांड होता है जिसको हम बोलते हैं, अब मैं यहाँ पे डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए, ठीक है। तो ड्रॉप एन ए क्या करता है, जो भी मेरी नल वैल्यूज होती हैं उसको वो ड्रॉप कर देता है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लिखूंगा और उसको एक नए जो मेरा वेरिएबल होगा उसमें मैं उसको स्टोर कर दूंगा, न्यू डी एफ इजिकल टू डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए। तो जो भी मेरे एम्प्टी जो वो होंगे सेल्स होंगे, एम्प्टी जो रोज होंगी, उनको वो हटा देगा, ठीक है। और अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 118 पे है, तो देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने ये लिख दिया और ये अब न्यू डी एफ में स्टोर हो गया है। अब अगर मैं न्यू डी एफ लिखता हूँ, सॉरी, न्यू अंडरस्कोर डी एफ, और यहाँ पे मैं डॉट स्ट्रिंग सॉरी डॉट गो अंडरस्कोर स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो हम देखते हैं यहाँ पे 118 वाली रो पे क्या हुआ है, और देखते हैं और कौन सी रो में था, और यहाँ पे 91 पे था, 91 और 118 पे क्या हुआ इफेक्ट, वो देखते हैं। सॉरी, नॉट गो स्ट्रिंग, इट इज टू स्ट्रिंग, आई एम सॉरी। ओके, ये सही से नहीं दिखा रहा है अभी, इसको मैं प्रिंट में लेता हूँ। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम 118 का क्या हाल है। ये देखिए, 116 के बाद सीधे 117, फिर उसके बाद 119। तो इसने क्या करा, जो 118 वाली रो थी उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, हटा दिया है। उसके अलावा कौन सी थी हमारे पास, ऊपर देखते हैं हम यहाँ पे 91। तो देखते हैं यहाँ पे 91 का क्या हाल हुआ है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ये देखिए 90 के बाद सीधे 92 आ रही है। तो इसने क्या करा, बेसिकली इसने क्या किया है कि जो जितनी भी एम्प्टी जो रोज थी उनको हटा दिया है। और अब अगर मैं यहाँ पे न्यू अंडरस्कोर डी एफ की इन्फो देखूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि अब इसके अंदर एक भी एन वैल्यूज नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कैलोरीज 164 नॉन नल, दिस इज ऑल्सो 164 नॉन नल, ऑल आर द नॉन नल्स। और अभी इससे पहले जो मेरे पास इन्फो आ रही थी, जो डी एफ की इन्फो थी, वो ये थी।
कैलोरीज के अंदर आप देख सकते हैं 164। ठीक है, अब इसने क्या करा है कि जो 5 जो इसके अंदर जो 5 नॉन नल थी, जो 5 नल वैल्यूज थी, जो नल रोज थी, उनको हटा दिया और सबको क्या कर दिया उसने 164 कर दिया है। तो बेसिकली 5 रो हटाने से मेरे कोई भी डेटा सेट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट इज द वन वे टू क्लीन योर डेटा। ठीक है, तो बाय ड्रॉप एन मतलब ड्रॉप एन को मैं यूज करके जो मेरे एम्प्टी रोज हैं उनको रिमूव कर सकता हूँ और अपने डेटा को क्लीन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको वो रोज देखने को नहीं मिली है। ठीक है, ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो मैंने अभी ड्रॉप एन किया था, इस ड्रॉप एन को मैंने न्यू डीएफ मतलब नए डेटा फ्रेम में रखा और नए डेटा फ्रेम में रखने के बाद मैंने इसको किया है। दैट मीन्स कि जो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, मतलब जो मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है, वो अभी भी आज भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे अभी भी वही एज इट इज़ है। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। LOC अभी हम लोगों ने देखा था 90 और कोलन 120। तो इसमें आप देखते हैं अभी भी यहाँ पे 118 रो एग्जिस्ट करती है और इसके अंदर भी यहाँ पे 91 जो रो है अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स कि अभी जो मैंने ड्रॉप एन यहाँ पे काम में लिया है वो बेसिकली ओरिजिनल जो डेटा सेट है उसको एज इट इज़ रखता है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो सेव करता है, उसको एज इट इज़ ही रखता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करता और एक नया डेटा फ्रेम बना देता है जिसमें वो सारे चेंजेस करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मेरा जो ओरिजिनल डेटा सेट है वो एज इट इज़ ही रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर ही चेंज करना है, आपको ओरिजिनल डेटा सेट नहीं रखना है ये वाला, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसको करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। उसके अंदर अब हम इन प्लेस आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं। इन प्लेस आर्ग्यूमेंट किस तरीके से काम करता है मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा df डॉट ड्रॉप एन ए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ड्रॉप एन ए और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। तो बेसिकली इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू क्या करेगा, ओरिजिनल डेटा फ्रेम को एज अ आर्ग्यूमेंट काम में लेगा और ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर से उस चीज़ को रिमूव कर देगा। और जब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट df अंडरस्कोर टू स्ट्रिंग df डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले जो मैंने टू अंडरस्कोर जो लिखा था स्ट्रिंग, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया था, न्यू अंडरस्कोर df लिया था, मतलब मैंने नए डेटा फ्रेम के अंदर इस ड्रॉप एन को सेव किया था। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कोई नया डेटा फ्रेम नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं सीधे सीधे क्या कर रहा हूँ, df डॉट ड्रॉप एन इन प्लेस ट्रू और df डॉट टू स्ट्रिंग। तो जब मैं ये करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को वो रिमूव करके दे देगा। ये देखिए आप, मैं यहाँ पे अगर 118 वाली रो को देखूंगा तो यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 129 और उसके बाद आ रहा है 120। ठीक है, तो सॉरी 117 और उसके बाद 190। तो जो 118 जो रो थी वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गई फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा सेट। तो अब मैं ओरिजिनल डेटा सेट को भी अगर दोबारा देखना चाहूँगा तो आप इसमें देख सकते हैं LOC यूज़ करके 90.120 90:120। तो 90 रो से लेके 120 रो तक आपको दिखा देगा। उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मेरी 118 जो रो थी वो प्रेजेंट नहीं है। I think there is any kind of net problem is here. देखिए यहाँ पे अब ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर उसने 118 जो रो है उसको हटा दिया। ठीक है,
तो अगर आपको ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर से हटाना है तो आपको इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू लिखना पड़ेगा, तो आपका ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर चेंज होगा। अगर आप खाली ड्रॉप एन लिखते हैं तो आपको एक नया डेटा फ्रेम लेना पड़ेगा, उसके अंदर उसको चेंजेस को सेव करने पड़ेंगे और आपका ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, वो आप एज इट इज़ रख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इस तरीके से काम में देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करना है मतलब अनदर वे ऑफ डीलिंग विद द एम्प्टी सेल्स इज टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू इंस्टेड। अब मेरे को मान लीजिए बहुत सारे मेरे पास एम्प्टी सेल्स हैं, तो एम्प्टी सेल्स को, एम्प्टी रोज हैं, तो उनको हटाने की जगह मैं क्या करता हूँ कि रिप्लेस कर देता हूँ। अब वो रिप्लेस कर कैसे करेंगे, दिस वे वी डू नॉट हैव टू डिलीट द एंटायर रो। अब इसमें हमने देखा था कि जो मेरे 2 कॉलम्स थे उनमें तो वैल्यूज थी, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इनके अंदर यहाँ पे 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स में वैल्यूज हैं लेकिन एक कॉलम में नहीं है, सिर्फ एक ही सेल में नहीं है। इंस्टेड अगर मैं बात करूँ तो एक ही सेल में वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ा, पूरे के पूरे रो को डिलीट करना पड़ा। तो अगर ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आप पूरी की पूरी रो को डिलीट नहीं करना चाहते तो आप रिप्लेस कर सकते हैं उसकी वैल्यू से। ठीक है, सो दिस वे यू डू नॉट हैव टू डिलीट द एंटायर रो। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक काम आता है, एक और मेथड होता है विच इज़ नोन एज फिलना। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे वही डेटा लेता हूँ, सेम डेटा, लेकिन मैंने यहाँ पे ओरिजिनल डेटा सेट में ही अब चेंज कर दिया है। ओके फाइन, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक नया डेटा सेट ले लेता हूँ। तो फ्रॉम google.colab import files uploaded equals to files dot upload। तो मैं यहाँ पे एक और फिर से दोबारा फाइल को अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे क्या करा है कि ओरिजिनल डेटा सेट में ही चेंजेस कर दिए हैं। तो मैं दोबारा से इसको ले लेता हूँ और दोबारा से लेने के बाद मैं यहाँ पे फिर से इसको df में स्टोर करा लेता हूँ। तो df में स्टोर कराने का क्या तरीका है, pd.read_csv और यहाँ पे मैं फाइल नेम लिख दूंगा, फाइल नेम है मेरा data.csv। so in this way I can take the डेटा सेट। अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, एक बार फिर से LOC यूज़ कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा वही डेटा है कि नहीं है, क्योंकि अब मेरे को दोबारा NaN वैल्यूज़ चाहिए। देखिए फिर से दोबारा NaN वैल्यूज़ आ गई, फाइन। अब मुझे क्या करना है, फिलना यूज़ करना है। फिलना क्या करेगा, अभी मैंने ड्रॉप ना यूज़ किया था, ड्रॉप एन ने क्या किया था, जो एम्प्टी रोज थी उनको डिलीट कर दिया था। तो अब फिल एन क्या करेगा, फिल कर देगा वैल्यूज़ को। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा df इक्वल्स टू df डॉट फिल एन 130। अब इसमें भी वही तरीका है, अगर आप खाली 130 लिख रहे हैं तो आपको एक नए डेटा सेट में करना पड़ेगा और आपका ओरिजिनल जो डेटा सेट होगा वो आपका एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अब मेरे को ओरिजिनल डेटा सेट में इसमें चेंज करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इन प्लेस यूज़ कर रहा हूँ, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर देगा कि ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर ही चेंजेस कर देगा। और मैं यहाँ पे df यहीं लिख देता हूँ आपको, LOC और 90:120। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो 130 जो वैल्यू है वो इनके अंदर आ जाएगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए 118 जो रो थी उसके अंदर 130 वैल्यू आ गई, और कहाँ पे था, और मेरा NaN 91 वाली रो पे था। तो 91 वाली रो पे भी आप देख सकते हैं ये 132 वैल्यू आ चुकी है। तो इससे फिल एन से ये मेरा फ़ायदा हुआ, ये बेनिफिट हुआ कि मेरे को पूरी की पूरी रो को डिलीट नहीं करना पड़ा। आई डोंट वांट टू
remove the whole row. What I have done is that I have just filled a cell with the value. ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू इसमें लिखेंगे वो वैल्यू इसके अंदर फिट हो जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह का डेटा है, उसी डेटा के आसपास कोई आप वैल्यू इसके अंदर फिल कर सकते हैं। सो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की वैल्यूज आ रही हैं डेटा सेट के अंदर, उसको यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक स्पेसिफाइड वैल्यू सीरीज को भी आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी सीरीज की एक स्पेसिफाइड वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैलोरीज में था, तो आप कैलोरीज को भी लिख के यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसी में मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए ये डीएफ तो क्या है कि पूरी की पूरे डीएफ को ले रहा है, मतलब कि पूरे के पूरे टेबल को ले रहा है। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ कैलोरी में चेंज करना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिस्ट और यहाँ पे लिख दूंगा कैलोरी। और बस आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसा आपका रो है, जैसे आपका सीरीज का नाम है, बिल्कुल वैसा ही लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलोरीज लिखना है, फिल एनी। ठीक है, 130 की जगह अब मैं मान लीजिए चेंजेस दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 150। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ 130 है कैलोरीज में। तो अब मैं किसी भी एक स्पेसिफाइड सीरीज के अंदर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे अभी यहाँ पे आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन पल्स और मैक्स पल्स में कहीं पे भी एन ए नहीं है, एन नहीं देखने को मिला अपने को। ठीक है, तो इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पे चेंजेस करने को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर ड्यूरेशन पल्स और मैक्स पल्स में भी कहीं एन ए होता, तो आप एक स्पेसिफाइड कॉलम को यूज करके भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे इसको चला दूंगा तो आपको देखने को मिल जाएगा कि 118 रो में एक मिनट कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं देखने को मिले फिलहाल में। 130 इन प्लेस ट्रू एंड कैलोरीज के अंदर। ओके, इनवैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है ये, और इनवैलिड सिंटेक्स एक मिनट। मैं यहाँ पे df1 लोकेशन देखता हूँ। ओके फाइन, सो माइट बी पॉसिबल कि एक बार वैल्यू फिल हो जाने के बाद दोबारा नहीं हो रही होगी। एनीवेज विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। मैं देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट आई होप के यू हैव गॉट अ कंसेप्ट के ये क्यों हुआ। तो फिल एन ए जो है, फिल एन ए बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अगर चेंज करना हो तो वो वैल्यू को चेंज करके किसी भी एक पर्टिकुलर सेल की भी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो वैल्यू फिल हो गई थी। अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो होता है मीन, मोड और मीडियन।
अब आपको खुद से वैल्यू डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो मीन, मोड और मीडियन को यूज़ करके भी हम फिल एन ए कर सकते हैं। तो किस तरीके से होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए x इक्वल्स टू डी एफ डॉट मीन, चलिए मेरे को दोबारा एक बार डेटा सेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ कि अभी मेरे को दोबारा डायरेक्टली डेटा सेट चाहिए पड़ेगा। तो मैं फिर से सॉरी फ्रॉम google.colab import files और uploaded equals to files dot upload फाइन। फिर से मैं एक बार फाइल अपलोड कर लेता हूँ। इसके बाद डी एफ इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी डेटा डॉट सी एस वी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, x इक्वल्स टू डी एफ डॉट, मैं आपको मीन के लिए बताऊंगा, मोड और मीडियन को आपको करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मीन लेना है, तो मैंने डी एफ डॉट मीन मेथड ले लिया और जो भी मेरा मीन वैल्यू आएगी वो x के अंदर आ जाएगी। और इसके बाद मुझे क्या करना है, डी एफ डॉट फिल ना x इज नथिंग बट माई मीन वैल्यू। ठीक, और इसके बाद मैं इसको इक्वल्स टू न्यू अंडरस्कोर डी एफ में ले लूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे करा दूंगा प्रिंट न्यू अंडरस्कोर डी एफ। तो ये मेरा न्यू अंडरस्कोर डी एफ आया है। नाउ लेट्स सी कि मेरा चेंज हुआ है नहीं हुआ। तो न्यू अंडरस्कोर डी एफ डॉट एल ओ सी 90:120। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने क्या करा है कि इसका मीन ले लिया और मीन यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे डीएफ का इसने मीन लिया और जो मीन वैल्यू को इसने फिल एन से कर दिया। अब इसी तरीके से आपको मोड करके करना है और उसी तरीके से मीडियन को यूज़ करके करना है। किस तरीके से किया जाएगा वो आप देखेंगे, दैट विल बी एन असाइनमेंट फॉर यू। ठीक है, इसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि किस तरीके से रॉन्ग डेटा के साथ हैंडलिंग की जाती है और रॉन्ग डेटा क्या होता है, और उसके बाद डुप्लीकेसी किस तरीके से रिमूव की जाएगी, और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से पांडास में कोरिलेशन किया जाता है और किस तरीके से प्लॉटिंग की जाती है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स एंड बाय दैट वी विल एंड अप विद द पांडास। और जब हम पांडास पढ़ लेंगे उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स। और फिर मैं आपको धीरे धीरे जो भी मशीन लर्निंग मॉडल्स हम लोगों ने पढ़े हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल चीज़ें सिखाऊंगा, मतलब लीनियर रिग्रेशन कैसे होता है, यूनिवेरिएंट और मल्टीवेरिएंट, और फिर उसके बाद हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखेंगे और फिर उसके बाद हम KNN देखेंगे। तो बेसिकली आप लोगों के सिलेबस में KNN है और KNN को किस तरीके से सही किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, वो सारी उसकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन दिस लैब। फाइन।
उसके बाद मैं आपको अलग अलग एक्सरसाइज दूंगा। आई विल गिव यू अनदर काइंड ऑफ डेटा सेट्स। अभी मैंने आपको data.csv डेटा सेट दिया था, ये दोनों डेटा सेट मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। एक और है मेरे पास डेटा सेट, माई डर्टी डेटा सेट, उसको आप सही करने की कोशिश करें, क्लीन करें, देखें किस तरीके से वो काम करता है। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।